नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम ये जो श्रृंखला लेकर चल रहे हैं यूपी पीसीएस मेंस की, जिसमें से जीएस 6 जो यूपी स्पेशल है को कवर कर रहे हैं, उसका ये तीसरा लेक्चर है। दूसरे लेक्चर में हमने एग्रीकल्चर के बारे में मूलभूत चीजें जानी थी, जैसे मृदा समूह यूपी के क्या क्या हैं, यूपी की जलवायु के बारे में, फसल प्रणालियां यहाँ क्या क्या हैं, इस तरह की चीजों को जाना था। हम इस लेक्चर में थोड़ा सा उत्पादन डेटा देखेंगे कि किन फसलों का कितना उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, और उससे संबंधित नीतियां भी देखेंगे कि राज्य सरकार की क्या क्या नीतियां हैं किन किन क्षेत्रों को लेकर के, या ऐतिहासिक रूप से नीतिगत क्या क्या प्रयास हुए हैं, उनका क्या क्या प्रभाव रहा है। इसी बारे में हमारा यह लेक्चर होगा, इसी के बारे में हम तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम उत्पादन डेटा पर नजर डालें, जो कि लेटेस्ट उत्पादन डेटा है अभी का, इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का जो अभी का लेटेस्ट है, उसमें देखें तो अगर आप चावल को देखेंगे, राइस राइस में देखेंगे तो तेलंगाना फर्स्ट पे, सेकंड पे यूपी और थर्ड पे वेस्ट बंगाल। पुराने सोर्सेस हैं, उसमें आपको वेस्ट बंगाल सबसे ऊपर दिखेगा, उसके बाद यूपी, उसके बाद अन्य राज्य दिखेंगे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट है उसमें तेलंगाना सबसे टॉप पर हो गया। अब इसके पीछे कुछ रीजन भी हो सकते हैं कि तेलंगाना क्यों टॉप पर हो। छोटा स्टेट है, इतना ज्यादा एरिया नहीं है कृषि का, लेकिन फिर भी तेलंगाना धान जैसी खेती में टॉप पे हो। अगर इसके पीछे आप रीजन देखें, एक तो वहाँ बिजली सब्सिडी 24 आवर बिजली मिलती है और उस पे सब्सिडी है। बिजली 24 आवर के लिए किसानों को मुफ्त बिजली मिलती है। वहां पर खरीफ प्लस रबी दोनों में धान की खेती होती है, इसलिए तो सरकारों पर ये दबाव बढ़ा है कि वो एमएसपी पर खरीद को ज्यादा बढ़ाएं। किसान इसको उगाते हैं, किसानों की आमदनी बढ़ती है, सरकारों ने खरीद भी बढ़ा दी है, जिस कारण से एक एश्योर्ड प्राइस के लिए, क्योंकि जो धान के लिए एमएसपी जारी होती है उस पर सरकार खरीद कर रही है, तो किसानों को पहले से इस बात की इंश्योरेंस मिला होता है कि अगर वो इतना उत्पादन करेंगे तो लगभग इस रेट में उनका बिक जाएगा। तो एश्योर्ड प्राइस के लिए वो धान का उत्पादन ज्यादा बढ़ा दिए। 10 साल में करीब 6 गुना रकबा हो गया है। जो रकबा था पिछले 10 साल में करीब 6 गुना बढ़ गया है। इसलिए तेलंगाना आपका टॉप पे आ गया है। गेहूं की बात करें, वीट की, उसमें आपका यूपी टॉप पे है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश है, और उसके बाद पंजाब का स्थान। मध्य प्रदेश में तेजी से खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा है, इसलिए मध्य प्रदेश अब इस क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। मक्का में देखेंगे का मेज कर्नाटक, बिहार और मध्य प्रदेश। अगर मोटे अनाज में देखेंगे तो आपका राजस्थान फर्स्ट पे, उसके बाद कर्नाटका, और उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है। अरहर या तुअर, इसको हिंदी में अरहर कहते हैं, इसमें आपका कर्नाटक फर्स्ट पे है, सेकंड पे महाराष्ट्र और थर्ड पे उत्तर प्रदेश। इसी तरह चना में देखेंगे तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान।
कुल दलहन में देखेंगे तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। अब एक पैटर्न देखेंगे कि जो दलहन वाली फसलें हैं या मोटा अनाज है, ये कम पानी कंज्यूम करती, जिस कारण से ये राजस्थान में ज्यादा होंगे। कर्नाटक का बहुत बड़ा रीजन सैडो जोन में आता है, जो पश्चिमी घाट के पूर्व का क्षेत्र है, वो कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, दोनों में सैडो जोन में आता है। तो वहां पर बारिश कम होती है, इस कारण वहां पर भी मोटे अनाज की खेती और दलहन खेती प्रमुख रूप से होती है। अगर आप कुल खाद्यान्न उत्पादन में देखेंगे, जितना भी खाद्यान्न है, उसमें आपका उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पर है, दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर पंजाब। ये कुल खाद्यान्न का स्टेटस है। अगर अन्य चीजों की बात करें, जिसमें सब्जी है, फल है, आलू है, तो आलू में देखेंगे, आलू के उत्पादन में यूपी, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल, के बाद बिहार, ये उत्पादन क्रम है। कुल सब्जियों के उत्पादन में देखेंगे तो उसमें भी यूपी टॉप पे है, फिर वेस्ट बंगाल है और फिर एमपी। सब्जियों के उत्पादन में या आलू के उत्पादन में पानी की ज्यादा मात्रा लगती है और एक उपजाऊ और नदियों से निर्मित नई मिट्टी की आवश्यकता होती है। इस कारण ये वेस्ट बंगाल जो है, इन पे अच्छा खासा स्थान रखता है। यूपी का मैदान जो है नदियों से ही निर्मित है। यूपी ऑब्वियस है कि रहेगा टॉप पर। एमपी का क्षेत्र काफी बड़ा है। एमपी का जो मालवा का मैदान है, वो काफी उपजाऊ है, ज्वालामुखी निर्मित है। मालवा का मैदान है तो वो उपजाऊ है, इस कारण एमपी भी स्थान रखता है और उसका क्षेत्रफल भी बड़ा है, तो इस कारण एमपी का स्थान है। हाल में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश टॉप पे है। आंध्र प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश और चौथे नंबर पर गुजरात का स्थान आता है। यह मुख्य रूप से उत्पादन डाटा है, जो क्वेश्चन आंसर लिखते समय जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। बहुत ज्यादा रटने में तो काम का नहीं है, लेकिन ऐसे हम सीरियल याद समझ सकते हैं कि किन उत्पादनों में इसका किस प्रकार से क्रम है, थोड़ा अंदाजा हमें रहेगा। जैसे जो ज्यादा पानी वाली फसलें हैं, उनमें जिन क्षेत्रों में बरसात ज्यादा होती है, उन क्षेत्रों का स्थान होगा। कम पानी वाली फसलें हैं तो उसमें राजस्थान है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, इनका क्षेत्र भी बड़ा है और यहाँ पे बारिश भी उतना नहीं होती। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में तो सैडो जोन का कारण नहीं हो पाती है, और राजस्थान में ऐसे कोई पहाड़ी अवरोध इस तरह से नहीं है कि वहां पे बादल ज्यादा रुक पाए। अरावली श्रृंखला तो है, लेकिन वह समांतर पड़ जाती है, तो बादल ऐसे निकल जाते हैं। इस कारण वहां भी बारिश ज्यादा नहीं होती है। इसीलिए राजस्थान और कर्नाटक, मध्य प्रदेश का कुछ भाग, इन क्षेत्रों में कम बारिश होती है। उसी के हिसाब से इन क्षेत्रों में उसी के तरह की फसलें होती हैं। वो तो हुई उत्पादन की बात। अब हम यहाँ पे मार्केटिंग देखते हैं कि मार्केटिंग से संबंधित क्या प्रावधान है। तो हिंदी में विपणन कहते हैं, थोड़ा सा कठिन शब्द लगता होगा, तो हम मार्केटिंग यूज कर लेते हैं। मार्केटिंग से संबंधित क्या विनियमन है, रेगुलेशंस क्या है, प्रावधान क्या है। अगर हम कृषि विपणन या एग्रीकल्चर मार्केटिंग को संवैधानिक रूप से देखें,
इसमें किसकी अधिकारिता है, राज्य सरकार की है या केंद्र सरकार की? तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की दृष्टि से देखें, तो यह स्टेट मैटर है, राज्य का विषय है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 246, जो सेंटर और स्टेट के बीच विषयों का बंटवारा करता है। इसमें तीन अनुसूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगर प्राथमिक रूप से देखेंगे तो कृषि जो है वह राज्य सूची का विषय है। स्टेट लिस्ट में देखेंगे राज्य सूची में, तो एंट्री नंबर 14, 26, 27, 28 और कई सारी ऐसे एंट्रियां हैं जो कृषि से संबंधित हैं और राज्य सूची में। लेकिन अभी आप लोगों ने 2 साल पहले किसान कानूनों या कृषि कानूनों के बारे में एक बड़ा आंदोलन देखा। तो यह जिज्ञासा होगी कि जब कृषि राज्य सूची का विषय है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैसे कानून बना दिए। तो इसके कुछ व्यापार से संबंधित प्रावधान समवर्ती सूची में भी है, जो एंट्री नंबर 33 है। वो इस बात की शक्ति देती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट व्यापार से संबंधित और ऐसे विषय जो कई राज्यों को प्रभावित करते हैं, ज्यादा जनसंख्या को प्रभावित करते हैं या मूलभूत विषय हैं, उन पर कानून सेंटर भी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना सकते हैं। इसी कारण समवर्ती सूची का इस्तेमाल करके, समवर्ती सूची की उन दृष्टियों का इस्तेमाल करके, उन शक्तियों के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 कृषि कानून बनाए थे जो अब वापस हो चुके हैं। इस तरह से ये इसका संवैधानिक विषय, यह राज्य सूची का विषय है। स्टेट गवर्नमेंट का इस पे कंट्रोल है, उससे संबंधित जो योजनाएं हैं, जो लागू करना है, जो नियम है, रेगुलेशन है, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसमें सहयोगात्मक रवैया रखती है या रखना भी चाहिए। तो इस तरह से इसका कृषि विपणन का संवैधानिक प्रावधान है। अब चूंकि स्टेट सब्जेक्ट है, तो जब से संविधान लागू हुआ तो स्टेट ने भी कुछ प्रयास किए ही होंगे। तो आइए उनको देखते हैं। जो अभी वर्तमान में लागू है वो कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964। इसी के कई बार 95 में, आगे चल के कई बार संशोधन होके ये लागू हुआ। यही अधिनियम है जो हमें मूलभूत ढांचा प्रदान करता है, मूलभूत ढांचा एग्रीकल्चर मार्केटिंग का। इसका उद्देश्य पहले देखना जरूरी है कि इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था। तो कृषि विपणन को सुव्यवस्थित करना और किसानों को उचित मूल्य दिलवाना। ये इसका उद्देश्य है। पहले एक लीगल फ्रेमवर्क नहीं था, एक लीगल ढांचा नहीं था, तो क्या होता था कि किसानों से उनका अनाज ले लिया, अब उनको पैसे नहीं दे रहे हैं। अब इस बात के क्या सबूत हैं कि उन्होंने अनाज बेचा था, दिया था या नहीं दिया था। कई तरह के विवाद उत्पन्न होते। इसी कारण इन्हीं को हल करने के लिए यह अधिनियम लाया गया। इस उद्देश्य से इस अधिनियम का निर्माण किया गया। इसमें विपणन संरचना, इसकी मार्केटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो मंडियों को
या मंडियों के माध्यम से विपणन प्रणाली अपनाई गई तथा उसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए या उसका रेगुलेशन करने के लिए एपीएमसी का निर्माण किया गया। ये क्या है? कृषि उपज विपणन समितियां, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केटिंग कमिटीज। मंडियों की जब बात है तो इनका निर्माण कैसे होगा, इनका क्षेत्र कैसे डिसाइड होगा, उसके लिए इसमें प्रावधान है। इनके क्षेत्रों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा होगा। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा तथा राज्य सरकार आवश्यक अवसंरचना, जहां पर मंडी होगी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए स्टेट गवर्नमेंट प्रयास करेगी। स्टेट गवर्नमेंट इसमें मंडी शुल्क भी लेती है, जो एक प्रकार का टैक्स है। प्राइमरी रूप से, प्राथमिक रूप से ये काम राज्य सरकार ही देखती है। अब यहाँ पर अगर व्यापार करने वालों की बात करें, कौन व्यापार करेगा, तो इसमें तीन चार स्टेक होल्डर होते हैं। एक तो किसान होगा जिसकी फसल है, एक खरीदार होगा, व्यापारी, और किसान और खरीदार के बीच कुछ बिचौलिए काम करते हैं, आढ़तिये जिनको कहते हैं, आढ़ती। आढ़ती या दलाल ये काम करते हैं ताकि किसान को आसानी हो अपनी फसल ले जाने में या बेचने में। जैसे किसानों के पास वाहन नहीं है ले जाने के, उन सब में ये मदद करते हैं। वहां पे जो बिचौलिए हैं उनका अपना कमीशन फिक्स होता है, वो अधिनियम के तहत ही है। वो इस तरह से गैर कानूनी नहीं है। ये दलाल शब्द आपको देख के लगे कि वो गैर कानूनी नहीं है, उनका अधिनियम में प्रावधान है। तो किसानों की मदद के लिए, किसान और व्यापारी के बीच समन्वय के लिए होंगे, या आढ़ती जैसे लोग होंगे। मोस्टली ये किसान ही होते हैं, आढ़ती भी किसान ही होते हैं। बड़े किसान हैं जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सुविधाएं हैं, वो अपने गांव का, अपने क्षेत्र के किसानों का प्रोडक्ट बिकवाने के लिए थोड़ा बहुत कमीशन लेकर के और उनको सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन सब के लिए पंजीकरण और लाइसेंस बहुत आवश्यक है। किसान को और आढ़ती को, इन दोनों को पंजीकरण करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन। और व्यापारी को रजिस्ट्रेशन प्लस लाइसेंस दोनों चाहिए। वो खरीदार है, व्यापारी है, उसको लाइसेंस भी चाहिए। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि मंडी पे अवैध व्यापार को और अनाधिकृत व्यापार को रोका जा सके। एक तो अनाधिकृत व्यापार को रोका जा सके, एक अवैध व्यापार को रोका जा सके, बस पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। और जिस उद्देश्य से लाया गया है कि किसानों को आसानी हो, उनके साथ अन्याय ना हो, तो जिस उपज पर, जिस कीमत पर उनकी उपज खरीदी गई है वो कीमत उनको प्राप्त हो। ऐसा ना हो कि उनके साथ जोर जबरदस्ती करें व्यापारी। इन सब के उद्देश्य से ये व्यवस्था बनाई गई है। सरकार ने व्यवस्था बनाई है, सरकार इसके लिए एक कर भी लगाती है जिसे मंडी शुल्क कहते हैं। ये कहीं 2.5% होता है, कहीं 1.5% होता है।
ये 2.5-1.5% के लगभग होता है। इसका मंडी शुल्क का उद्देश्य ये है कि मंडी के विकास हेतु इतना शुल्क मिल जाए कि मंडी का विकास सुनिश्चित हो सके। मंडी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं हैं, गाड़ियां खड़ी होना है और टोल के लिए धर्म कांटा है या वेयर हाउस है या वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको वेतन मिल सके, इन सब के लिए मंडी शुल्क स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है। अगर मंडियों के प्रकार की बात करें तो इसके तहत अनाज मंडी, फल एवं सब्जी मंडी, या अन्य तरह की मंडियां, इस तरह की स्थापना की गई है। अब अगर इनके संचालन के लिए देखें कि मंडी तो बन गई, किस तरह से इसका संचालन होगा, तो उसके लिए कृषि विपणन समितियां, उसके लिए कृषि विपणन समितियां होती हैं, तो APMC कहते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी। इनका चुनाव होता है, इनका कार्य होता है कि संचालन करना या प्रबंधन और विकास, ताकि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका कार्य हो सके। इनका चुनाव होता है, मंडी के जो सदस्य होते हैं इसी तरह से इनका चुनाव होता है। इनकी चुनाव प्रक्रिया इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि कैसे चुनाव होता है, लेकिन हाँ, ये स्थायी नियुक्त नहीं होते हैं। ये उन्हीं में से जो किसान होते हैं, कुछ बड़े किसान होते हैं, फिर जो आड़तीय दलाल होते हैं, उन्हीं में से कई लोग अब वोटिंग करते हैं और उन्हीं में से लोग चुने जाते हैं। इसके वजह से APMC मंडी का या मंडियों का संचालन होता है। अगर विवाद निवारण तंत्र की बात करें कि उसके लिए क्या प्रक्रिया है, विवाद निवारण देखें, प्रकार देखें इसके, तो क्या हो सकता है? प्राइसिंग से रिलेटेड विवाद हो सकता है, कीमत से। दूसरा क्वालिटी को लेकर के, गुणवत्ता, वजन को लेकर के, इसमें वजन में बहुत सारा घपला हो ही सकता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, पेमेंट को लेकर, किसान ने अगर फसल बेची तो उसको उसका पेमेंट नहीं मिला, एक महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है विवाद का, जिसमें लेट लतीफी ना हो, इस तरह के विवाद हो सकते हैं। अगर इसका विवाद निवारण तंत्र देखें या सिस्टम देखें तो वो कैसे काम करता है, जो भी संबंधित व्यक्ति है वो प्रोसीजर के तहत मंडी कमेटी के समक्ष एप्लीकेशन फाइल करेगा, कंप्लेंट फाइल करेगा अपनी मंडी कमेटी के समक्ष। मंडी कमेटी उस कंप्लेंट का इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो सबसे नॉर्मली सबसे उपयुक्त रास्ता दोनों पक्षों के लिए होता है, व्यापारी है, किसान है, व्यापारी है, दलाल है, किसान है और दलाल है, तो समझौते का होता है कि दोनों पक्ष कोई ना कोई समझौता कर लें। सबसे पहला प्रयास होगा कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाए। अगर ये समझौता फेल हो जाता है, इसमें से दो ऑप्शन होगा, या हो गया तो अच्छी बात है, और अगर ये फेल हो गया, समझौता नहीं हुआ, तो जो मंडी कमेटी है वो एक कोई बाध्यकारी निर्णय ले सकती है।
जो दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। और अगर इस दौरान किसी की गलती आती है, उस पर मंडी कमेटी फॉल्ट पर जुर्माना लगा सकती है, पंजीकरण रद्द कर सकती है, लाइसेंस रद्द कर सकती है। इस तरह के फैसले मंडी कमेटी ले सकती है। अगर इसके बाद भी कोई संतुष्ट नहीं है, तो इसको अपील प्रोसेस में जा सकता है। अपील कहाँ होगी? तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अपील होगी। और अगर वहां कोई नहीं जाना चाहता है या उससे भी संतुष्ट नहीं है, दोनों रास्ते खुले हैं। वहां से जाके यहाँ पे आए, या उसे डायरेक्ट ही जुडिशियरी पे, सिविल कोर्ट में जा सकता है। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, या थोड़ा सा, अब वो कानून तो लागू है नहीं, अब उनके विषय में अगर थोड़ी सी बात करें, तो वहां पे जो अपील प्रोसेस था, जो नए कानून आए थे 2019 में, और एक दो साल बाद किसान एजिटेशन के बाद, मूवमेंट के बाद वापस ले लिए गए, उसमें अपील प्रोसेस नहीं था। उसमें एसडीएम को ही शक्तियां दी गई थी। एसडीएम के आगे अपील प्रोसेस नहीं होगा। सरकार का तर्क था कि बहुत सारे मामले मुकदमे अदालतों में लंबित पड़े रहते हैं, कारण इसको हम एसडीएम तक ही सीमित रखते हैं। किसानों को मांग थी कि एसडीएम चूंकि सरकार का अपॉइंटी है, वो सरकार के पक्ष में निर्णय ले सकता है, या को इन्फ्लुएंस करना व्यापारियों के द्वारा या मजबूत बॉडी के द्वारा आसान है। तो उसमें किसानों का हित जो है, या किसानों के हित से समझौता हो सकता है। किसानों को उसमें विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, इसलिए किसान इस बिंदु से भी नाराज थे कि इसमें कोई अपील का प्रोसीजर नहीं। तो पुराना वाला जो कानून है, उसमें जुडिशियरी को इंक्लूड किया गया है अपील के लिए। तो आप जुडिशियरी के पास किसी भी मुद्दे की अपील कर सकते हैं। इस तरह से कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 है। इससे संबंधित कुछ चुनौतियां हैं। अगर चुनौतियों को देखें, एक तो यहाँ पे जो विवाद है, विवाद समाधान बहुत लेट तकलीफ होता है, डिले इन रेजोल्यूशन। कोई रेजोल्यूशन मिलने में, कोई समाधान मिलने में बड़ा लेट लतीफी होती है। और दूसरी, जागरूकता की भी कमी है। किसानों को कहाँ इतनी जागरूकता रहती है कि वो कोर्ट में जाना है, किसके पास अपील करनी है, किन किन चीजों पर ध्यान देना है। एक जागरूकता की भी कमी है। ये इसकी चुनौतियां हैं। अगर इससे संबंधित हम देखें कि क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, क्वेश्चन आंसर राइटिंग में सुझाव जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग में काम होना चाहिए। मंडियों की हालत बड़ी खस्ता हाल है, उनको सुधारने के लिए उस दिशा में काम होना चाहिए। दूसरा, किसानों के लिए ट्रेनिंग हो, उनको प्रशिक्षण हो कि किस तरह से जाना है, किस तरह की तैयारियां करनी है, और क्या क्या अवेयरनेस है वहां पे। पर्ची कटवाना है, लेना है, किसके पास देना है, जमा करना है, इन सब चीजों की अवेयरनेस हो, तो हम कहेंगे इसमें अवेयरनेस सबसे
इम्पोर्टेंट बिंदु है। उनको थोड़ा सा प्रशिक्षित किया जाए और अवेयरनेस दी जाए। दूसरा, ये सब बहुत पुराने प्रोसीजर को ही फॉलो करते चले, बड़े कठिन होते हैं, बड़े झलाऊ होते हैं। तो थोड़ा सा हमें डिजिटली इसको फॉलो करना चाहिए। अब जैसे ई नाम का कॉन्सेप्ट है राष्ट्रीय कृषि बाजार का, वो अच्छा कॉन्सेप्ट है, डिजिटल कॉन्सेप्ट है, तो उसमें इतना समस्या नहीं आएगी। तो उसी तरह से प्रोसीजर को या कार्य प्रणाली को सरलीकृत करने की आवश्यकता है। कार्य प्रणाली का सरलीकरण करने की आवश्यकता है। और जो कंप्लेंट फाइलिंग है, जो शिकायत है, उसको जिसको फाइल करना है या आवेदन देना है, शिकायत करना है, उसको भी आसान करने की जरूरत है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, इनाम को मजबूत करने की जरूरत है। इनाम के आते ही सारा डाटा डिजिटली हो जाता है, तो इतनी समस्या इस बात की नहीं होती है कि किसने क्या किया है। इनाम में कई सारी समस्याएं खुद ब खुद समाप्त हो जाती हैं। ये तो हुआ एग्रीकल्चर मार्केटिंग का जो ढांचा है उत्तर प्रदेश में, जो इस अधिनियम, कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम के तहत लागू होता है, ये इसकी मुख्य बातें रही। यहाँ आप अगर कृषि की बात करते हैं तो उसमें हरित क्रांति की बात करना आवश्यक है। हरित क्रांति का उत्तर प्रदेश में क्या प्रभाव रहा, उत्तर प्रदेश को इस तरह से किसने और देश को इस तरह से किसने तो अगर इसका बैकग्राउंड देखें, तो 1960 के दशक में पाकिस्तान से युद्ध के पश्चात यूएसए जो है, वहां से गेहूं का आयात होता था। खाद्यान्न का इतना संकट था कि अपने आवश्यकता के लिए भी भारत खाद्यान्न उत्पादित नहीं कर पाता। पाकिस्तान से 1965 के युद्ध के बाद यूएसए ने खाद्यान्न देना बंद कर दिया। अमेरिका से ही अन्य देशों जैसे मैक्सिको है या अन्य जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, उन पर खाद्यान्न का संकट था। या जो कहें कॉलोनियल औपनिवेशिक राज्य हैं, जहाँ पे यूरोप की कॉलोनीज थी, उन पर खाद्यान्न का संकट था। और अमेरिका से सहायता स्वरूप सबको गेहूं जाता था। भारत को 1965 में वो गेहूं देना बंद कर, उसी समय नारा दिया गया लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा, जो सबसे फेमस नारों में से एक है, जय जवान जय किसान। ये इसका बैकग्राउंड है। इसके चलते एक मैक्सिकन साइंटिस्ट थे नॉर्मन बोरलॉग, उन्होंने उच्च उपज वाली गेहूं की बौनी प्रजातियों की खोज की, हाई यील्ड वेराइटीज, गेहूं की बौनी प्रजातियों। और मैक्सिको में उसका इस्तेमाल हुआ। भारत के संबंध में भारत के वैज्ञानिक थे एम एस स्वामीनाथन। इन दोनों के सहयोग से भारत में भी हाई यील्ड वेराइटीज का आगमन हुआ। ये भारत के संदर्भ के या भारत के हिसाब से उच्च उपज वाली कृषि बीजों का निर्माण किया गया। दूसरी चीज, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल बढ़ाया गया। कीटनाशकों का,
इन सब का इस्तेमाल बढ़ा दिया गया, क्योंकि पहले जो खेती होती थी वो साधारण किस्म की, वहाँ पे कीटनाशक नहीं है, उर्वरक नहीं है, केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं है, तो उत्पादन भी बहुत कम होता था। इसे हमने हरित क्रांति का नाम दिया, जो इस तरह से चालू हुआ। अगर हम इसका मूल्यांकन अब करें, 2024 में इसका मूल्यांकन करें कि हरित क्रांति से हमको क्या फायदा हुआ और क्या क्या नुकसान। तो अगर फायदों की बात करें तो एक तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, उत्पादन में वृद्धि, उन्नत कृषि तकनीकों का प्रसार हुआ, उन्नत कृषि तकनीकों का प्रसार, सिंचाई सुविधा पहले नहीं थी तो सिंचाई सुविधा का विकास हुआ, थोड़ा बहुत तो पहले थी नहरें, लेकिन इसके बाद से ट्यूबवेल का विकास हुआ, लाइट के आने के बाद से सिंचाई में ट्यूबवेल और नहरों का विकास। आर्थिक उन्नति भी हुई, भुखमरी खत्म हुई और आर्थिक उन्नति हुई, तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का भी विकास हुआ। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास, ये हरित क्रांति के हमारे सकारात्मक रूप। भारत नेट एक्सपोर्टर हो गया खाद्य में, नेट एक्सपोर्टर, हमको जितने खाद्यान्न की आवश्यकता है हम उससे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादित कर। लेकिन इसके साथ साथ कुछ समस्याएं भी हैं। तो इसके अगर नकारात्मक प्रभाव देखें, क्या क्या समस्याएं आई। एक तो क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई, बढ़ गई। दूसरा, सामाजिक असमानता में भी वृद्धि हुई, फसल विविधीकरण में कमी आई, एक ही फसल सब बोए जा रहे हैं, वही धान वही गेहूं। फसल विविधता में कमी, पर्यावरणीय प्रभाव देखें तो पर्यावरण में नकारात्मक प्रभाव पड़ा, और एक पॉइंट और देखें तो किसानों की ऋणग्रस्तता भी बढ़ी। क्षेत्रीय असमानता को अगर उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पश्चिमी यूपी वर्सेस बुंदेलखंड प्लस पूर्वी यूपी। बुंदेलखंड और पूर्वी यूपी में हरित क्रांति का उतना लाभ नहीं हुआ, कि यहाँ जोतें छोटी हैं, उतना ज्यादा निवेश नहीं है, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश नहीं कर सकते, उतना ज्यादा लागत नहीं लगा सकते। पश्चिमी यूपी के किसानों को लाभ हुआ है इसके, पश्चिमी यूपी के किसान इसके प्रति थोड़ा ज्यादा अवेयर हुए, मंडियों का विकास थोड़ा संचित हुआ वहां पर। और किसान नेताओं को देखें, पश्चिमी यूपी में ज्यादा ही सक्रिय थे वहां के नेता, इस कारण पश्चिमी यूपी को लाभ मिला। एक प्रकार से ये क्षेत्रीय असमानता एक खड़ी हो गई। अगर सामाजिक असमानता की बात करें तो बड़े किसानों को अधिक लाभ मिला, बड़े किसान अधिक लाभ मिला क्योंकि उनके पास निवेश करने के लिए पैसे थे, संसाधन थे, और बड़ी खेती थी, निवेश कर लेते थे।
जबकि छोटे और सीमांत किसानों को उस अनुरूप लाभ नहीं मिला, तो उनके बीच जो है गैप बढ़ गया। इस प्रकार से एक सामाजिक असमानता। फसल विविधीकरण में खास रूप से कमी है। और आज के रूप में अगर देखें तो सबसे बड़ा संकट इन्हीं चीजों का, एक तो पर्यावरण में, दूसरा फसल विविधीकरण में। ये आज के लिए सबसे संकटग्रस्त मुद्दे हैं। गेहूं और धान, इनके उत्पादन में, इनके क्षेत्र में बेतहाशा वृद्धि हुई। और मोटे अनाज और दलहन या तिलहन में देखें, उनमें लोगों का इंटरेस्ट कम हुआ, क्योंकि गेहूं और धान में मूल खाद्यान्न वस्तु होने के कारण रिसर्च ज्यादा हो गई, इनकी हाई यील्ड वैरायटी ज्यादा आ गई, जो अच्छा उत्पादन दे रही हैं, किसानों को इनसे प्राइमरी लाभ हो रहा है, तो इनका उत्पादन ज्यादा करते हैं। और एमएसपी में जो बिक्री भी होती है, वो भी गेहूं और धान की होती है। तो एक गारंटेड मूल्य मिल जाता है, जिस कारण से लोग मोटे अनाज और दलहन को उत्पादन ही हटा दिए। इस कारण भारत को दालों का बहुत ज्यादा आयात करना पड़ता है, खास करके कनाडा से। अभी कनाडा के साथ जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, दालों का आयात विशेष रूप से प्रभावित हो रहा था। तो इस बारे में न्यूज़ों में ये चल रहा था कि दलहन का आयात जो है हमारा कनाडा से है और वो प्रभावित होगा। इस तरह से फसल विविधता में कमी आई। सरकारों का अब इस पर जोर है कि फसल विविधता को बढ़ावा दें। फसल विविधता का ही एक अगर रिफ्लेक्ट देखें तो इकोलॉजी पे पड़ता है, पर्यावरण पे। क्योंकि जो मोटे अनाज हैं या इनकी दलहन की खेती है, इसमें ज्यादा खाद देने की आवश्यकता नहीं होती। ये जो दलहन वाले फसलें हैं, वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं मिट्टी में। तो उतनी नाइट्रोजन देने की या यूरिया देने की उतनी आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन गेहूं और धान की फसलें हैं, उनमें यूरिया बहुत ज्यादा दी जाती है। एक तो भूमि की उर्वरता कम हुई, भूमि की उर्वरता कम हो गई, रासायनिक केमिकल फर्टिलाइजर्स और कीटनाशकों के प्रयोग के कारण। और जल स्रोतों का ह्रास हुआ, क्योंकि गेहूं और धान की खेती में अत्यधिक पानी लगता है, जल स्रोतों का भी भयंकर रूप से दोहन हुआ। ये दो प्रभाव जो है पर्यावरण पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो। एक हम बात कर रहे हैं किसानों की ऋणग्रस्तता, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। तो जिन किसानों के पास पैसा नहीं है, वो लोन लेकर इसमें इन्वेस्ट करते हैं, उन्नत तकनीकों पर ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से, किसी आपदा में उत्पादन उस तरह से नहीं हुआ, आपदा की चपेट में आ गए, सूखा है या फसल पकने के समय बरसात हो गई, ओले पड़ गए, तो उनका जो निवेश है सब बर्बाद हो जाता है। तो एक जो लोन का या कर्ज का जाल है, वो भी तैयार हो जाता है उनके। इस तरह के नकारात्मक प्रभाव रहे हैं, नकारात्मक इफेक्ट हैं, जो हरित क्रांति को देखने को मिलते हैं। इस संबंध में सरकार के क्या प्रयास रहे हैं ताकि इन नकारात्मक प्रभावों को मिनिमाइज किया जाए, उनको अगर देखें तो सरकार ने एक मिशन कायाकल्प चालू किया है। ये जल प्रबंधन के लिए है, जल स्रोतों के प्रबंधन व उनका क्षरण रोकने के लिए है। इसमें दो बिंदुओं को शामिल किया गया है। एक तो जल संचयन, तालाब वगैरह बना करके, तालाब है, डैम है, ये सब बना करके। और दूसरा जल भंडारण या जल पुनर्भरण, जो बारिश का जल है वो मिट्टी में अंदर जाए और वहां पे सूख जाए, जो भूमिगत जल है उसमें वृद्धि हो।
दूसरा इसमें प्रयास है जल प्रबंधन के अलावा सिंचाई को लेकर के। अभी हम जो सिंचाई करते हैं नॉर्मली किसी खेत में पानी खोल देते हैं और वो खेत भर जाता है, भले ही उस फसल को उतनी आवश्यकता ना हो। इससे बहुत सारा पानी बर्बाद होता है। नहर प्रणाली में तो ये चलता ही है। ट्यूबवेल्स में या लाइट फ्री मिलने पर भी इस तरह से लोग इस्तेमाल करते हैं कि पानी तो आ ही रहा है, बहने दो। तो उसके लिए सरकार इंसेंटिव या प्रोत्साहन दे रही है जल संरक्षण तकनीकों के लिए। उसमें ड्रिप सिंचाई है और स्प्रिंकलर सिंचाई। इसमें रेगुलेटेड रूप में सिंचाई की जा सकती है कि जिससे फसल को उतना ही पानी मिले जितना उसको आवश्यकता है। एक दलहन तिलहन उत्पादन के लिए भी सरकार जो है प्रयास कर रही है, ताकि जो फसल विविधीकरण है उसका भी प्रयास हो। और दलहन और तिलहन को बड़ी मात्रा में आयात होता है, यहाँ हमें जितनी आवश्यकता है हम उतना उत्पादन नहीं कर पाते हैं। इस आयात को रोकने के लिए इसमें प्रयास में सरकार बीज को और उनके लिए उर्वरकों को सब्सिडी में प्रोवाइड करा रही है। और दूसरा, किसानों का इस ओर जाने में इंटरेस्ट इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि हाई यील्ड वेराइटीज है नहीं, इतना उपज नहीं देती हैं कि किसानों को इससे लाभ हो, किसानों को इससे आमदनी हो। इसलिए वो दलहन और तिलहन के उत्पादन पर ज्यादा जोर नहीं देते हैं। तो सरकार का प्रयास है कि हम किसानों को हाई यील्ड वेराइटी, उच्च उपज वाले, उच्च उपज वाले बीज ये उपलब्ध कराएं ताकि वो इनकी खेती पर जोर दे सकें। अन्य प्रयासों की बात करें तो सरकार ने संतुलित खेती के लिए फसल विविधीकरण योजना चलाई है। फसल विविधीकरण योजना चलाई है। और जैविक खेती है तो प्राकृतिक खेती पर सरकार जोर दे रही है। प्राकृतिक खेती पर मोटे अनाज के लिए सरकार मिलेट्स पुनरुत्थान कार्यक्रम चला रही है। उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुत्थान कार्यक्रम, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। मिलेट्स में आपका ज्वार, बाजरा, रागी, इस तरह की फसलें आती हैं। इसमें सरकार का प्रयास है कि इसको एमएसपी पे खरीद इसकी सुनिश्चित की जाए, इनके लिए एमएसपी जारी की जाए। सरकार इस ओर प्रयास कर रही है। तीसरा यदि अगर देखें तो सरकार सतत कृषि या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का प्रचार प्रसार कर रही है। उनके प्रचार प्रसार पर सरकार ने जोर दिया है। इस संबंध में अब यदि अगर देखें आगे और क्या प्रयास होने चाहिए, तो उसमें तो एक किसानों के प्रशिक्षण पर जोर दिया जाना चाहिए। किसानों को हर तरह की फसलों का एक व्यावसायिक क्रम में व्यावसायिक रूप से उत्पादन पर जोर हो। इसके लिए उनको पर्याप्त एजुकेशन मिले और प्रशिक्षण भी मिले। दूसरा, सरकार को रिसर्च और डेवलपमेंट पे, इनोवेशन एंड रिसर्च पे इन्वेस्ट करना चाहिए, जोर देना चाहिए। क्योंकि सरकार जो एमएसपी पे खरीद करती है उसके साथ हमेशा डब्ल्यूटीओ को सरकार को घेरा जाता है।
जो एमएसपी पर सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करती है, एमएसपी पे खरीद करके, एक तरह से वो सब्सिडी है। और उसके लिए हमेशा सरकार को डब्ल्यूटीओ में अन्य देशों द्वारा घेरा जाता है। ये कहा जाता है कि आप किसानों को अपने नियमों के विपरीत फायदा पहुंचाते हैं, इसलिए हमारे लिए वहां पर व्यापार करना सुगम नहीं हो रहा। अन्य देश भी सब्सिडी देते हैं, अच्छी खासी मात्रा में देते हैं, तो वो इनोवेशन और रिसर्च पे सब्सिडी ज्यादा खर्च करते हैं। अमेरिका जैसे जो देश हैं या यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो इनमें सब्सिडीज भारी मात्रा में देती हैं, भारत से कहीं ज्यादा देती हैं। लेकिन ये सब्सिडीज व्यापार को प्रभावित करने वाली सब्सिडी नहीं मानी जाती। अब चूंकि भारत में यहाँ पर एमएसपी के माध्यम से सीधे पैसा पहुंच जाता है, इसलिए किसान इसमें संतुष्ट रहते हैं। सरकार ज्यादातर इसी को प्रेफर कर देती है। रिसर्च और इनोवेशन पीछे चला जाता है, जबकि सरकार को ज्यादा प्रेफरेंस रिसर्च और इनोवेशन पे देना चाहिए, क्योंकि वो अकेले किसानों की बस की बात नहीं है। उस पर सरकार को प्रयास करना चाहिए, उस पर अच्छी खासी सब्सिडी देना चाहिए। एमएसपी देने से कई तरह की विसंगतियां भी उत्पन्न हुई हैं, उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। और अगर देखें कि आगे क्या क्या किन किन क्षेत्रों में प्रयास होना चाहिए, जल संरक्षण तकनीकों का व्यापक प्रचार प्रसार हो, ताकि जो जल स्रोतों का हनन हो रहा है, उनका क्षरण हो रहा है, तो रोका जा सके। और मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना जो चल रही है, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, हेल्थ कार्ड योजना, उसका भी व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हो। किसानों को भी इनकी सबकी जानकारी है, इनका एक्सेस बहुत किसानों के लिए कम है, इसलिए उनका लाभ उनको मिल नहीं पाता है। उससे जो कृषि में फायदे होने हैं, उससे वो वंचित रह जाते हैं। इसलिए इनका व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए। यहाँ पर बीच बीच में एक कॉन्सेप्ट बार बार आ रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं, क्योंकि वर्तमान में ये राजनीतिक रूप से बहुत महत्व का विषय है। किसानों को सबसे प्रमुख मांगों में से एक है कि उनको एमएसपी की गारंटी दी जाए, ये कानून बनाकर उनको गारंटी दिया जाए कि जो एमएसपी घोषित की जाती है, उस पर उनकी फसल को सरकार खरीदेगी। इसको अगर बैकग्राउंड में देखेंगे तो 1954 से इसकी अवधारणा की शुरुआत होती है। इस तरह की एक अवधारणा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, ताकि किसान उन फसलों का बेझिझक उत्पादन कर सके और खाद्यान्न में निर्भरता दूसरे देशों पर भारत की खत्म हो। इसकी शुरुआती सिफारिश कृषि मूल्य आयोग, जो आगे चल के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग बन गया, कृषि मूल्य आयोग द्वारा 1954 में इसकी सिफारिश की गई। 1964-65 में जब अमेरिका से गेहूं आना बंद हुआ, इसको औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया। औपचारिक औपचारिक रूप से लागू। हरित क्रांति के शुरुआत में इसका महत्व हरित क्रांति की वजह से 60 से 70 के दशक में काफी बढ़ गया। 70 से 80 के दशक में देखें, इसमें फसल विविधताएं बढ़ाई गई। शुरुआत में धान गेहूं शामिल किए गए थे, बाद में इसमें ज्वार, बाजरा, मक्का और कई फसलें शामिल की गई। 1980 से 90 में इसमें गन्ना को शामिल किया गया। 1985 में आपका सीएसीपी बना, कृषि एवं मूल्य लागत आयोग, सीएसीपी, कृषि मूल्य लागत आयोग। यही सिफारिश करता है, सीएसीपी एमएसपी की सिफारिश करेगा, जिसकी घोषणा सरकार द्वारा की जाती है।
वर्तमान में देखेंगे तो वर्तमान में 22+1, 22 फसलों के लिए एमएसपी प्लस एक जो है आपका गन्ना, एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ये घोषित किया जाता है। इनकी घोषणा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जो खरीदी होती है या क्रय होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होता है। ये सीपी की सिफारिश से एमएसपी की घोषणा होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जो खरीदी होगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होती है। वर्तमान में रबी और खरीफ दोनों को सीजन के लिए अलग अलग टाइम पर सरकार द्वारा एमएसपी की घोषणा की जाती है, साल में 2 बार। खरीद एजेंसियों की बात करें तो वह एजेंसियां जिनमें एफसीआई, राज्य सरकार खरीदती है, राज्य सरकार से फिर एफसीआई जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये खरीद लेता है। एक संस्था नाफेड है जो इस पर एमएसपी पर खरीद करते हैं। गन्ने के लिए राज्यों के प्रावधान देखें तो स्टेट एडवाइज प्राइस, एसएपी, राज्य सलाहकारी मूल्य, ये गन्ने के लिए घोषित किया जाता है राज्यों द्वारा। हर राज्यों का अपना अलग अलग होता है। इस मूल्य पर किसानों से चीनी मिलें गन्ना खरीदते हैं। 14 दिन की भुगतान सीमा होती है, 14 दिन में भुगतान करना आवश्यक होता है। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि अगर भुगतान 14 दिन में नहीं किया गया तो आगे के राशि में ब्याज सहित भुगतान करना होता है। आगे का जितना समय जाएगा उसमें ब्याज सहित भुगतान करना पड़ेगा। सरकार गन्ना के लिए कुछ उर्वरक सब्सिडियां और उनको समर्थन देने के लिए बिजली या इस तरह की सब्सिडी भी प्रदान करती है। आज सब्सिडियां प्रदान करती है। इस तरह से हमारे यहाँ पर टॉपिक समाप्त होता है। उत्तर प्रदेश के संबंध में हमने हरित क्रांति को, मार्केटिंग स्ट्रक्चर क्या है, उनको जाना। अगले लेक्चर में हम कृषि निर्यात नीति 2019 पर जोर देंगे, इसको पढ़ेंगे क्योंकि जो मेंस के क्वेश्चन में ये पूछा हुआ टॉपिक है। एक उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुत्थान कार्यक्रम चालू किया गया है जो संभावना है कि आगे पूछा जा सकता है, उसको पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश एग्रीज योजना को देखेंगे जो इस बजट में अनाउंस की गई है, 2023-24 के, माफ कीजिएगा, 2024-25 के बजट में जो अनाउंस की गई है उत्तर प्रदेश एग्रीज योजना, उसको देखेंगे। और अन्य योजनाओं को देखते हुए अगले लेक्चर में एग्रीकल्चर से संबंधित टॉपिक को खत्म कर देंगे। तो इसको यहीं पे खत्म करते हैं। आप सब लोगों का यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।